अरे बस करो बहू, कितना पैर दबाओगी। माँ जी, आप ही तो कह रही थी ना मुझसे रात को कि आपके पैर में बहुत दर्द था, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से आज काम काज से फुर्सत होकर अच्छी देर तक मैं आपके पैरों की मालिश कर दूंगी। अरे बहू, अब मेरी उम्र हो चली है, ये हाथ पैर में दर्द तो हमेशा बना ही रहेगा, तो क्या तुम 24 घंटा मेरे पास बैठकर मेरी सेवा ही करते रहोगी? क्यों ना करूंगी माँ जी, मैं आपकी सेवा नहीं करूंगी तो कौन करेगा बताइए। अरे जानकी, तुम कब तक मेरी वजह से गाँव में रहोगी? देखो मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम विनोद के साथ शहर चली जाओ। नहीं माँ जी, मैं आपको इस तरह ऐसी हालत में गांव में अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। यदि आपको मेरी चिंता है ना, तो आप ही शहर चलिए हमारे साथ, क्योंकि आप रहेंगे हमारे साथ तभी मैं इनके साथ शहर में रहूंगी, वरना मैं आपको तो यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती। अरे बहू, क्यों जिद करती हो? फिलहाल मुझे यहीं रहने दो, जब मुझे अकेले अच्छा नहीं लगेगा तब मैं तुम लोगों के साथ शहर चलूंगी। नहीं माँ जी, जब आप शहर चलेंगी तभी मैं भी शहर चलूंगी, वरना मैं यहीं गाँव में रहकर आपकी सेवा करूंगी। अच्छा माँ जी, आप बहुत देर से धूप में लेटी हुई हैं, चलिए मैं आपकी खाट अंदर ले चलती हूँ। ज्यादा देर धूप में रहने से आपको चक्कर आने लगते हैं ना। अरे नहीं जानकी बहू, मुझे यहाँ धूप में अच्छा लग रहा है। जा एक काम कर, तू मेरे लिए गुड़ की अच्छी चाय बना दे। ठीक है माँ जी, मैं अभी आपके लिए चाय बना देती हूँ, लेकिन देखिए ज्यादा देर धूप में नहीं रहना है आपको, बस चाय पीने के बाद आप अंदर चलेंगी। अच्छा ठीक है। ये जानकी मेरी कितनी सेवा करती है। हाँ मौसी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कौन, चंदा? हाँ मौसी, मैं चंदा। और बताओ कैसी है अभी आपकी तबीयत? अरे चंदा, ये जानकी के होते हुए भला मेरी तबीयत खराब हो सकती है क्या? अरे बच्चों की तरह जिद करती है। हाँ मौसी, आप बहुत ही किस्मत वाली हैं जो आपको जानकी जैसी बहू मिली है, वरना मौसी आजकल की बहुएं बताइए कि अपनी बूढ़ी सास की सेवा करने के लिए अपने पति से दूर गाँव में रहेगी। अरे चंदा, ज्यादा दूर क्यों जाती है? अरे मेरी छोटी बेटी बहू को ही देख लो। मैंने अपनी छोटी बेटी बहू से कहा था चंदा कि वो लोग मुझे अपने साथ शहर ले चले, लेकिन मेरी छोटी बहू ने बड़ी चतुराई से बातें बदल दी थी और मुझे यही गांव में रहने को कह दिया था उसने। हाँ मौसी, जब आपके बड़े बेटे ने जानकी से प्रेम विवाह किया था तब आप और मौसा जी कितने गुस्सा हो रहे थे। अरे पूरे 4 सालों तक आप लोगों ने जानकी और विनोद को अपने से दूर रखा। अरे आप लोग तो विनोद से नफरत करने लगे थे और मौसा जी तो मरते मर गए, लेकिन विनोद और बहू से बात नहीं किए। हाँ चंदा, मुझे ये सोचकर ही बहुत दुख होता है कि हम लोगों ने विनोद और जानकी के साथ कितना बुरा बर्ताव किए थे, लेकिन आज देखो छोटे बेटे बहू तो बहाने बताकर दूर है, लेकिन मेरी बड़ी बहू शहर में अपने पति के साथ न रहकर गांव में मुझ बुढ़िया के साथ रहकर वो मेरी सेवा कर रही है। हाँ मौसी, मैं भी तो यही सोचती हूँ, अगर जानकी के मायके वालों ने विनोद और जानकी को नहीं अपनाया होता तो बेचारे न जाने कहां दर दर के ठोकर खाते। वो तो मौसी ये कहो कि जानकी के कदम ना बड़े ही शुभ पड़े हैं आपके घर में, जो जानकी के कदम पड़ते ही आपके बेटे विनोद की इतनी बड़ी नौकरी लग गई। और मौसी, मौसा जी का जो जमीनी विवाद था वो भी तो सुलझ गया था ना जानकी के आने के बाद। हाँ चंदा, सब तो हो गया था, लेकिन तेरे मौसा जी ने कभी जानकी के गुण को नहीं देखा। काश तुम्हारे मौसा जी ने अपने जीते जी जानकी और विनोद को माफ कर दिए होते। हाँ मौसी, मुझे भी बहुत बुरा लगता है। लीजिए दीदी, गर्मा गर्म गुड़ की चाय पी लीजिए। अरे जानकी, तुमने मेरे लिए भी चाय बना ली? हाँ दीदी, मैंने आपकी आवाज सुन ली थी। माँ जी, उठिए गर्मा गर्म गुड़ की चाय पी लीजिए। और बताइए दीदी, कैसे हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ जानकी। अरे चंदा, तुम ही समझाओ जानकी को कि ये मुझ बुढ़िया के साथ अपना कीमती समय क्यों बर्बाद कर रही है, इसे तो अपने पति के साथ शहर में होना चाहिए। दीदी, आप ही अम्मा को कुछ समझाइए ना, ये अम्मा ऐसी उल्टी सीधी बात क्यों करती हैं? आज अम्मा मेरी सास है इसलिए वो ऐसा कह रही है, लेकिन एक बात बताइए, क्या मैं अम्मा जी की बेटी होती तो अपनी बेटी को कहती कि अम्मा जी को ऐसे अकेले छोड़कर वो शहर चली जाए? देख ना चंदा, ये तो कभी मेरी बात मानती ही नहीं, बस अपनी जिद लगाकर बैठे रहती है। सच में अम्मा, हमारी जानकी हीरा है, हीरा। बस कीजिए दीदी, आप भी ना। और आज ना दीदी, आप अम्मा जी को अच्छे से समझा दीजिए कि वो इस तरह से मुझे बार बार जाने को ना कहे, क्योंकि मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि मैं अम्मा जी को लिए बिना यहाँ से तो नहीं जा सकती। अरे जानकी, तुम कहाँ चली? तुम भी बैठकर गुड़ की चाय पी लो हमारे साथ। मुझे कुछ काम है दीदी, आप पीजिए अम्मा जी के साथ। सच में मौसी, जानकी हीरा है, हीरा। लेकिन चंदा, मैं जानती हूँ जानकी हीरा है और वो मेरी तन मन से सेवा कर रही है, लेकिन मैं अपनी सेवा करवाने के लिए उसके जीवन के ये कीमती समय गंवाना नहीं चाहती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि वो अपने पति के साथ शहर में खुश रहे। एक मेरी छोटी बहू को देख लो चंदा, जिसे मैंने कितना लाड प्यार दिया। अरे हमेशा से वो मेरी चहेती रही, लेकिन एक बार भी उसने मेरा दिल रखने के लिए ये नहीं कहा कि मैं उन लोगों के साथ शहर चलूं। और जिस जानकी को हमने इतना ठुकराया, ना जाने कितना बुरा भला कहा, वो आज अपने पति को छोड़कर यहाँ मुझ बुढ़िया के साथ मेरी सेवा करने के लिए गाँव में है। जब भी मैं चलने को कहती हूँ उन लोगों के साथ शहर, तो वो लोग कुछ न कुछ बहाना कर देते हैं और कहते हैं कि हम लोग तो बस यहीं आकर मिलते जुलते रहेंगे। कहीं कहते हैं कि शहर में बहुत प्रदूषण है, तो कहीं कहते हैं कि शहर में मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ मौसी, मैं
मैं छोटी बहू को भी अच्छी तरीके से जानती हूँ। उसे तो बस फोन में चिकनी चुपड़ी करने बता दो। अरे दूर से ही चिकनी चिकनी बातें करती है, लेकिन पास में रहकर कभी सेवा नहीं करना चाहती वो। अरे ये क्या माँ जी, अभी तक आप लोग धूप में ही बैठकर बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना, इतनी देर आप धूप में रहेंगी तो आपको चक्कर आ जाएगा। दीदी आप भी अंदर चलिए अम्मा जी के साथ। अरे नहीं जानकी, मैं तो कितने देर से बैठी हूँ यहाँ मौसी के पास, लेकिन अब मैं भी घर जाती हूँ। मौसी को अंदर लेकर जाओ तुम। हाँ दीदी, वो क्या है ना कि माँ जी ज्यादा देर धूप में रहती है तो उन्हें चक्कर आने लगते हैं। ठीक है जानकी। माँ जी, देवर जी और देवरानी आई है आपसे मिलने। अच्छा, उनको याद आ गई मेरी। ठीक है, अंदर ले आओ उन्हें। और अम्मा, कैसी है तबीयत पानी आपकी? अरे खुश रहो बेटा, मैं तो भली चंगी हूँ। हाँ माँ जी, बड़ी याद आती है आपकी। और बताइए कैसी हैं आप? अरे मेरी प्यारी लाडली बहू, जिसकी तुम जैसी प्यारी सी बहू हो और रौनक जैसा प्यारा सा बेटा हो, भला उसे क्या होगा? अच्छा तुम लोग बैठो, मैं भी तुम लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। अच्छा बताइए माँ जी, जेठानी जी ढंग से ख्याल वाल तो रखती है ना आपका? वो क्या सेवा करेगी मेरी? अरे कोई सेवा नहीं करती है वो मेरी। अरे बहू, जितनी तुम मेरी चिंता कर सकती हो, भला कोई दूसरा मेरी इतनी चिंता कर सकता है ना? तुम्हारी तो बात ही अलग है। हाँ माँ जी, वो तो है, मेरी जितनी सेवा ना आपकी कोई नहीं कर सकता। हाँ हाँ छोटी बहू, तुम दिन भर में 4 बार मुझे फोन लगाती हो। अरे ये बड़ी बहू तो घर में भी रहकर मुझे 4 बार नहीं पूछती है। अच्छा एक काम करो ना छोटी बहू, मेरी तुम इतनी चिंता करती हो तो मुझे अपने साथ शहर क्यों नहीं ले चलती? मैं तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। वो बात तो ऐसी है ना माँ जी, शहर में आप रह नहीं पाओगे, आपको गांव में रहने की आदत है ना, वरना मैं तो आपको आज ही ले चलूं। सच कहूँ माँ जी, आपकी मुझे बहुत याद आती है। अरे बहुत बुरा लगता है कि मैं आपको छोड़कर इनके साथ रह रही हूँ शहर में। अरे मैं तो आपसे रोज मिलने आ जाऊं, लेकिन क्या करूं, इन्हें छुट्टी ही नहीं मिल पाती। और वैसे भी माँ जी, अभी अभी हम लोगों ने अपना रूम चेंज किया है। इन्होंने तो इतना छोटा सा कमरा लिया है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको किसी ने कैद कर दिया है। अब आपको खुले में रहने की आदत है ना माँ जी? अच्छा हाँ बहू, तुम तो मेरी बहुत चिंता करती हो। अच्छा ये बताओ बहू, कहाँ जाने की तैयारी में आई हो तुम? वैसे तो मैं आपसे ही मिलने आई हूँ माँ जी, लेकिन कल मेरे मौसी की बेटी की शादी है ना, तो मैंने कहा कि एक बार आपसे मिल लो, फिर शादी में चली जाऊंगी। मैं तो कहती हूँ अम्मा जी, इस बार ना आप मुझे अपना रानी हार दे दो। जब ब्याह में सब लोग देखेंगे ना माँ जी मेरे गले में आपका चमचमाता हुआ रानी हार, तो सब लोग कहेंगे मेरी सास तो बड़ी ही दिल वाली है। अरे छोटी बहू, तुम चिंता क्यों करती हो? एक दिन सब तो तुम्हारा ही होने वाला है। भले ही बड़ी बहू कितनी भी सेवा कर ले मेरी, लेकिन मेवा तो छोटी बहू को ही जाएगा। सही कहा ना बड़ी बहू मैंने? हाँ हाँ माँ जी, वो तो मुझे अच्छे से मालूम है, आप मुझे बहुत चाहती हैं और अपना सब कुछ ना आप मुझे ही देकर जाएंगी, मुझे पूरा भरोसा है। वाह क्या बात है, मैं कितनी नसीब वाली हूँ। सास को साथ में रखने का झंझट भी नहीं है और सास सब कुछ मुझे ही देकर जाएगी, क्योंकि मैं हमेशा अपनी सास से चिकनी चुपड़ी बातें करती हूँ ना फोन में। यहाँ तो दीदी के साथ रहती है माँ जी, तो जरूर दीदी के साथ माँ जी का नोकझोंक तो होता ही रहता होगा, इसलिए दीदी से माँ जी का हमेशा मनमुटाव रहता है, इसलिए वो सब कुछ मुझे देकर जाने की बात करती है। अरे क्या हो गया छोटी बहू, किन ख्यालों में खोई हो तुम? अरे कुछ भी तो नहीं माँ जी। क्यों बड़ी बहू, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ना, मेरा फैसला सही तो है ना? अच्छा ठीक है माँ जी, चलते हैं हम लोग। यदि रानी हार दे देते तो अच्छा रहता। अरे मैं तो कहती हूँ छोटी बहू, अभी सिर्फ एक रानी हार पहनने की क्या जरूरत है, बाद में तो सब कुछ तुम्हारा होने वाला है। तुम इकट्ठे मेरे सारे जेवर पहनोगी, तब तुम्हें देखकर कहेंगे कि सच में तुम्हारी सास तो बड़ी ही दिले वाली है। हाँ हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ठीक है माँ जी, हम लोग चलते हैं, जल्दी आपसे मिलने आएंगे। हाँ हाँ बहू, मुझे भी तुम लोगों का ना बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। तुम लोगों को देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी बीमारी ही खत्म हो गई। ठीक है माँ जी, हम लोग तो आते जाते रहते हैं। सुन लिया ना बड़ी बहू, चाहे तुम मेरी कितनी ही सेवा कर लो, लेकिन तुम मेरा दिल नहीं जीत सकती। अरे मेरा सब कुछ तो ना मेरी छोटी बहू को ही जाएगा। देखिए माँ जी, आपको जिसे जो देना है वो दे दीजिए, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी थोड़ी ना है। अरे माँ जी, आपने मुझे अपना इतना प्यारा बेटा पति के रूप में दिया है, और मुझे क्या चाहिए? अरे माँ जी, मैं तो आपसे बात करने के चक्कर में भूल ही गई कि मैंने गैस पर दूध चढ़ा रखा है। अरे बहू, आराम से, गिर जाओगी। सच में भले ही मेरे बड़े बेटे ने अपने पसंद की लड़की से शादी की है, लेकिन अब यह बात साबित हो चुकी है कि सचमुच में वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है, और अब तो वो एक अच्छी बहू भी लगने लगी है मुझे। और उधर मेरी छोटी बहू को बड़ा ही भरोसा हो गया है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसे ही दूंगी। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है, और बीतते समय के साथ शांति जी बहुत ही कमजोर हो जाती है और वो बीमार होकर बिस्तर पर पड़ जाती है। अम्मा जी, लीजिए ना अम्मा जी, थोड़ी सी खिचड़ी खा लीजिए। नहीं बड़ी बहू, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। अब तो ऐसा लग रहा जैसे
मेरे जीवन का अंत होने वाला है। नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए। अरे आप हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हैं माँ जी। अभी इसी तरह धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। कुछ दिनों तक शांति देवी इसी तरह बिस्तर में पड़ी रही, लेकिन एक दिन सुबह जब उनकी बड़ी बहू कमरे में आती है उन्हें चाय देने, तो वो देखती है कि शांति देवी तो अब दुनिया को अलविदा कह चुकी है। शांति जी की बड़ी बहू ने शांति जी की हालत के बारे में अपने पति को बता दिया था, इसीलिए शांति जी का बड़ा बेटा कुछ दिन पहले ही आकर शांति जी के साथ ही था। अम्मा जी उठिए ना, चाय पी लीजिए। अम्मा जी, ये क्या हुआ अम्मा जी, आप हमें छोड़कर चली गई। सुनिए जी, जल्दी आइए। ये क्या हुआ अम्मा, आप हमें छोड़कर चली गई अम्मा। इसी तरह धीरे धीरे शांति जी के सभी रिश्तेदारों को शांति जी के स्वर्गवास की खबर मिल जाती है और सब लोगों के आ जाने के बाद शांति जी का अंतिम संस्कार किया जाता है। शांति जी के स्वर्गवास के कुछ दिन तक तो बस रोना धोना ही लगा था। धीरे धीरे शांति जी के स्वर्गवास को 1 महीना हो जाता है। फिर एक दिन शांति जी का छोटा बेटा शांति जी के बड़े बेटे से कहता है, जानकी, अब अम्मा भी तो नहीं रही, फिर तुम क्यों गांव में रहती हो? तुम विनोद के साथ शहर में ही जाकर रहो। क्या कहूँ दीदी, मुझे इस घर से दूर जाने का मन ही नहीं करता। इस घर की हर एक चीज, हर एक कमरे में माँ जी की यादें बसी हुई है। ऐसा लगता है मानो माँ जी अभी भी मेरे आसपास ही है। भैया, भाभी, अरे ये तो छोटे की आवाज है। क्या हुआ छोटे, अचानक शहर से गांव आए हो तुम लोग? ये बताइए भैया, आप लोग शहर कब जा रहे हैं? वो क्या है ना, मैं गांव की जमीन बेचना चाहता हूँ। वैसे भी भैया, आप लोगों ने काफी दिन तक मेरी जमीन में बहुत ऐश कर ली है। छोटे, तू ऐसे कैसे कर सकता है मेरे भाई? ये घर तो हमारे अम्मा बाबूजी की विरासत है और इसी घर में तो रहकर हमें गांव की सारी खेती बाड़ी देखना है। फिर इस घर को बेचने की क्या जरूरत है? और जब भी मैं यहाँ गांव की खेती बाड़ी देखने शहर से गांव आऊंगा तो फिर मैं कहाँ रहूंगा? रहना तो मुझे इसी घर में है ना। अरे भैया, आप चिंता मत कीजिए, अब आपको यहाँ बार बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गाँव का मकान और खेत सब कुछ बेचने वाला हूँ मैं। ये क्या बोल रहा है छोटे तू? मैं जो भी कह रहा हूँ ना चंदा दीदी, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे बेच दोगे तुम मौसी मौसा जी की जमीन जायदाद को? अरे क्यों नहीं बेच सकते? वैसे भी माँ जी ने तो सब कुछ हमारे ही नाम किया है ना, फिर हम अपनी प्रॉपर्टी बेचे चाहे रखे, आप लोग कौन होते हैं हमें रोकने टोकने वाले? क्यों दीदी, आपको तो अच्छे से मालूम है ना, माँ जी हमेशा कहा करती थी कि चाहे आप कितनी ही सेवा कर ले माँ जी को, मेवा तो मुझे ही मिलेगा। इस तरह दोनों बेटे बहू में झगड़ा बढ़ने लगता है। झगड़ा बढ़ता हुआ देखकर चंदा गाँव के सरपंच की ओर भागती है, क्योंकि चंदा को मालूम था कि उसकी मौसी ने मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत बनाई है। चुप हो जाओ तुम लोग, मैं भी गांव के सरपंच को लेकर आती हूँ। अब तो गांव के सरपंच ही फैसला करेंगे। चंदा दीदी, आप चाहे जिसको भी ला लो, लेकिन फैसला तो हमेशा हमारे हक में होना है। इस तरह चंदा गांव के सरपंच और गांव के कुछ लोगों को लेकर आ जाती है। देखिए सरपंच साहब, हमेशा से हमारे माता पिता ने ना ये जमीन अपने छोटे बेटे बहू को देने की बात की थी, क्योंकि उनके बड़े बेटे ने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया था। और जब मेरे बाबूजी जिंदा थे तो बाबूजी ने भैया को तो वैसे भी घर से निकाल दिया था, तो ये सब कुछ तो मेरा ही हुआ ना। और अब मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से बेचना चाहता हूँ। देखो बेटा, शायद तुम लोगों को मालूम ना हो, लेकिन शांति देवी जी अपने स्वर्गवास से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी की वसीयत बनवा चुकी थी और तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा थी कि उनकी वसीयत हम उनके स्वर्गवास के बाद ही पढ़कर उनके बेटे बहू को सुनाए। वकील साहब भी आते होंगे तुम्हारी माँ की वसीयत लेकर। वो देखो, वकील साहब भी आ गए। नमस्ते सरपंच साहब। हाँ नमस्ते बेटा, वो शांति देवी वाली वसीयत तुम उनके बच्चों को पढ़कर सुना दो। ठीक है, तो शांति देवी की वसीयत मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ। जानकी जी की वसीयत में साफ साफ लिखा हुआ है कि जानकी जी की जितनी भी जमीन है वो सारी उनकी बड़ी बहू की है। और शांति देवी जी की वसीयत के साथ साथ एक छोटा सा पत्र भी है जिसे मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। इस पत्र में लिखा हुआ है कि मैं हमेशा बड़ी बहू को धमकी देती रहती थी कि तुम बस सेवा करना, मेवा तो सारा छोटी बहू ही ले जाएगी। लेकिन मेरी बात पर वह कभी भी चिढ़ती नहीं थी। वो हमेशा हंसकर यही कहती थी मुझसे कि जिसे जो देना है दे दीजिए, क्योंकि हम अपने जीने खाने के लायक खुद ही कमा लेते हैं, हमें तो बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए। हमेशा मेरी बड़ी बहू मुझसे यही कहती थी कि मैं अपनी धन संपत्ति जिसे देना चाहूँ दे दूं, मैं जिसे योग्य समझती हूँ उसे दे दूं, उसे कोई आपत्ति नहीं है। बड़ी बहू ने हमेशा निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है। लेकिन वही छोटी बहू जो हमेशा से मेरी चाहती थी, उसे मैंने बस एक बार ही कहा था कि तुम शहर में रहती हो तो क्या मैं भी तुम्हारे पास रहने के लिए चली आऊँ। तो मेरी छोटी बहू तरह तरह के बहाने बनाने लगी थी। आप गांव में रहती हो, आपको शहर की आवारास नहीं आएगी, वहाँ आप आराम से नहीं रह पाओगी। लेकिन मैं भी इतनी बेवकूफ नहीं थी कि जो समझ नहीं पाती कि कौन मेरे प्रति सच्चे दिल से फर्ज निभा रहा है और कौन अपने फर्ज से पीछे भाग रहा है। मैं तो हमेशा बड़ी बहू को सुनाने के लिए छोटी बहू को कह दिया करती थी कि मेवा तो हमेशा छोटी बहू को ही जाएगा। और मेरी छोटी बहू खुशी से फूलकर कुप्पा हो जाती थी, तब भी उसके मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि वह मुझे अपने साथ लेकर जाए और मेरी सेवा करे।
जब मेरी सेवा मेरी बड़ी बहू ने की है तो मैं अपनी सारी संपत्ति मैं अपनी छोटी बहू को क्यों दूंगी? इसलिए मैं शांति देवी अपने पूरे होशो आवाज में अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बड़ी बहू के नाम पर करती हूँ। वैसे तो छोटी बहू से मुझे कुछ ज्यादा शिकायतें नहीं है, लेकिन मेरे छोटे बेटे ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। जब उसे माँ की सेवा करनी थी तो वो अपनी सारी जिम्मेदारी अपने बड़े भैया और भाभी के ऊपर डालकर अपनी पत्नी को लेकर अपनी जिम्मेदारियों से दूर शहर भाग गया था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी संपत्ति की भी सारी जिम्मेदारी मैं अपने बड़े बेटे बहू को दूंगी। देखिए, अभी अभी जो मैंने आप लोगों को पढ़कर सुनाया वो सब कुछ इस छोटे से पत्र में लिखा है। यदि आप लोगों को यकीन न हो तो आप लोग ये पत्र पढ़कर देख सकते हैं। अरे मैं सब समझती हूँ, जरूर से जेठ जी और जेठानी जी ने ना अम्मा को बहला फुसला कर ये वसीयत बनवाई है जबरदस्ती, इसलिए मैं इस वसीयत को नहीं मानती हूँ। अब देख लो, हंगामा मचाने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वसीयत तो शांति देवी जी ने खुद हमारे सामने बनवाया है। सरपंच के साथ ही साथ गांव के 5 पंच भी मौजूद थे जब शांति देवी जी ने यह वसीयत बनवाई थी। गांव की पंचायत के हिसाब से तो पंच ही परमेश्वर है, इसलिए तुम लोग ये बेवजह हंगामा मत करो और चुपचाप शहर लौट जाओ, क्योंकि यहाँ अब तुम लोगों का कुछ नहीं है। अब तो गांव के सरपंच का फैसला भी आ चुका था, अब छोटे बेटे बहू कुछ नहीं कर सकते थे, वो लोग बस अपना समूह लेकर वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। अब मैं तुमसे पूछता हूँ विनोद बेटा, क्या सच में तुम अपने माँ की जमीन को बेचना चाहते हो? नहीं नहीं सरपंच जी, हम इस घर को नहीं बेचना चाहते हैं। इस घर में तो हमारी माँ जी की यादें हैं। अब हम लोग शहर न जाकर गांव में ही रहेंगे इस घर में, और यहीं पर खुशी खुशी अपनी खेती बाड़ी संभाल कर अपना जीवन यापन करेंगे। मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी बेटा। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें।